हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैं आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। काफ़ी इम्पोर्टेंट, यूज़फुल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप चाहे 10th क्लास में हो, चाहे 11th में, चाहे 12th में, चाहे BSc में, आपको इससे रिलेटिव आपकी बुक में चैप्टर या कुछ ना कुछ टॉपिक ज़रूर मिलेगा, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए, आप आसानी से त्रिकोणमिति को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति की जो स्पेलिंग है वो क्या है? वो है TRIGONOMETRY। जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। अब जैसा कि जो शब्द है इसका मतलब है, यहाँ लिखा हुआ है ट्राई। ट्राई का क्या मतलब होता है? तीन। गोन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है भुजा। और मीट्री का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मापन। जैसा कि आप जानते हैं पॉलीगॉन, तो आप सुना ही होगा। पॉलीगन का क्या मतलब होता है? चार भुजाएं। गॉन का क्या मतलब होता है? भुजा। पॉली मीन्स चार। इसी प्रकार ट्राई मतलब तीन भुजाओं का मापन, जिसमें तीन भुजाओं का मापन किया जाए, तीन भुजाओं के बारे में जानकारी की जाए, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो इसमें तीन भुजाओं से घिरी आकृति का, तीन भुजाओं से घिरी आकृति का प्रयोग हो, उसको क्या बोलते हैं? जिसका मापन किया जाए, जो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, उसे बोलते हैं त्रिकोणमिति। ऐसे ही हिंदी में बात करें, हिंदी में त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों वाली आकृति का मापन। त्रि माने तीन, कोण माने कोण, मिति मीन्स मापन। तो तीन कोणों वाली आकृति का जो मापन किया जाए वो क्या है? वो है त्रिकोणमिति। ट्राई मीन्स तीन, गौन माने भुजा, मिट्री मीन्स मापन। तीन भुजाओं को मापने में जो प्रयोग किया जाए वो क्या है? वह कहलाता है त्रिकोणमिति। या हम ये भी कह सकते हैं त्रिभुज के मापने में जो प्रयोग किया जाए, त्रिभुज की भुजाओं का मापन, जो त्रिभुज की भुजाओं का मापन किया जाए उसे क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें? जैसा कि इससे स्पष्ट हो रहा है, तीन भुजाओं से घिरी आकृतियों को पढ़ेंगे, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को बारे में जानेंगे। तो तीन भुजाओं या तीन कोणों वाली आकृति को जानेंगे, तो तीन कोणों वाली आकृति को जानेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो तीन भुजाओं वाली आकृति कैसी होगी? वो इस प्रकार से मिलेगी, वह इस प्रकार से बनी होगी जिसमें तीन भुजाएं हों। जब तीन भुजाएं होंगी तो तीन कोण बनेंगे। तो इस प्रकार की जो आकृति होंगी, यानी जो त्रिकोण बनेगा, जो त्रिभुज बनेगा, उसकी हम मापन करेंगे, उसकी भुजाओं के बारे में पढ़ेंगे, उसके कोणों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति में क्या पढ़ते हैं हम? त्रिकोणमिति में तीन कोण यानी त्रिकोणमिति, तीन कोणों का मापन करते हैं, तीन कोणों वाली भुजाओं का मापन करते हैं। ऐसी भुजाओं के बारे में, ऐसे त्रिभुजों के बारे में हम पढ़ते हैं जिसमें तीन भुजाएं हों। तो ये हम त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे, जैसा कि इससे स्पष्ट है। ट्राइगोनमेट्री, तीन भुजाओं का मापन, तीन भुजाओं का मापन इसमें किया जाएगा। तो ये तो हो गया, इसकी परिभाषा कह सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ हो गया कि क्या अर्थ है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें तीन कोणों वाली भुजाओं का मेजरमेंट किया जाए, मापन किया जाए, वो कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री। अब मापन किसका करना है? कोणों का मापन करना है। तीन भुजाओं से जो आकृति घिरी है उसमें जो कोण बन रहे हैं उनका मापन करना है। तो सबसे पहले बात कोण की ही करते हैं कि कोण क्या होता है। जब कोण का ही मापन करना है तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोण क्या होगा। तो सबसे पहले कोण की ही बात करते हैं। एंगल क्या होगा? तो कोण किसे कहते हैं? तो कोण का क्या मतलब है? मान लो कोई एक फिक्स पॉइंट है, एक निश्चित बिंदु है, इस बिंदु से एक किरण को
इस निश्चित बिंदु से एक किरण को घुमाया जाए और घुमाने पर जब उसकी स्थिति एक से स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंच जाए तो उसके बीच में जो घूर्णन होता है, जो उसके बीच में जो घूर्णन की माप है वो क्या कहलाती है, वो कहलाता है कोण। मान लो ये कोई फिक्स पॉइंट है, इसमें कोई किरण है एक, इस किरण का घूर्णन किया जाए, इस किरण को घुमाया जाए तो घुमाने पर जो घूर्णन के बाद जो माप मिलती है हमें वो क्या कहलाता है, वो कोण कहलाता है। मान लो पहले इनिशियल स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में ये किरण यहाँ पर थी और मैंने जब इसको घुमाया तो वो इस स्थिति में पहुँच गई, तो इसके बीच में इस पहली किरण यहाँ पर थी और वो घूम के यहाँ पहुँच गई, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा, जो इसके बीच में जो गैप बना, इस गैप को क्या बोलते हैं, इस गैप को या इस दूरी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोण। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोण। तो कोण क्या है, कोण का मतलब क्या है, कोण का मतलब है मान लो कोई फिक्स पॉइंट है, उस पर कोई किरण है और जब वो किरण अपने फिक्स के जो फिक्स पॉइंट है उसके सापेक्ष घूर्णन करती है, उसके सापेक्ष घूमती है, तो उसकी माप को क्या कहते हैं, उसकी माप को, उसके मापन को कोण कहते हैं। कोण क्या कहलाता है आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो को अंत तक देखें, आप बहुत अच्छे से त्रिकोणमिति समझ पाएंगे। तो किसी फिक्स पॉइंट के सापेक्ष किसी किरण का जो घूर्णन होता है उसकी माप को कहते हैं कोण। अब जब कोई किरण घूर्णन करेगी तो मान लो ये फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट पर इस प्रकार से कोई किरण है, तो वो किरण या तो इधर भी जा सकती है, इधर साइड में, या फिर नीचे की तरफ भी आ सकती है। तो जब किरण एंटी क्लॉकवाइज जाती है, जब किरण एंटी क्लॉकवाइज जाती है तब जो गैप क्रिएट होता है, जिसे हम अगर थीटा नाम दे दें, तो जब एंटी क्लॉकवाइज किरण घूर्णन कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो जब उसके बीच में जो गैप बना, जो हमें मापना है, अगर वो मैंने थीटा नाम दे दिया तो वो पॉजिटिव बनता है। और यदि जब किरण क्लॉकवाइज घूर्णन करती है, यानी क्लॉकवाइज घूमती है, जैसे घड़ी किधर घूमती है, इधर साइड में घूमेगी, ऐसे चलती है घड़ी, तो अगर ये किरण क्लॉकवाइज घूमे, इधर साइड से नीचे की तरफ आ जाए, यहाँ से चलते 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 मान लो इसकी स्थिति कहाँ गई, मान लो पहले तो किरण की स्थिति यहाँ थी, अब इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होकर वो स्थिति इस जगह पर आ गई। तो जब इसके बीच में जो गैप बना, इस जो हमें मापना है वह क्या कहलाता है, अगर वो थीटा है तो कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। तो अगर किरण क्लॉकवाइज घूमती है तो उसका जो कोण है वो नेगेटिव होता है, और अगर किरण एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है, तो उसका एंगल पॉजिटिव होता है। ये आपको याद रखना है। तो आपको कोण समझ में आ गया होगा। नेगेटिव कोण कब होता है, पॉजिटिव कोण कब होता है। नेगेटिव कोण तब होगा जब जो किरण है, किरण का घूर्णन क्लॉकवाइज हो तो उसका कोण नेगेटिव होगा, और जब किरण का घूर्णन एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसका जो एंगल है, जो कोण है, वो पॉजिटिव होगा। तो ये कोण था। कोण का क्या मतलब है, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष किसी किरण के घूर्णन की माप को कोण कहते हैं। चाहे तो आप लिख लो कि किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष किसी किरण के घूर्णन को या घूमने को, घूर्णन की माप को कोण कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष किसी किरण के घूर्णन की माप को कोण कहते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव इसकी माप आएगी। अब जब कोण है, अब ये इस तरह से घूमेगा, इसको हमें मापना है, तो इसके मापने की पद्धतियां हैं। इसके मापने की 3 पद्धतियां हैं। कोण को 3 विधियों द्वारा, 3 मेथड द्वारा मापा जाता है। 3 विधियों से इसको मापते हैं। पहली विधि क्या है, पहली विधि है षष्टिक पद्धति। इसका दूसरा नाम है अथवा
अंग्रेजी पद्धति, क्योंकि अंग्रेज लोगों ने इस पद्धति को दिया था इसलिए इसको अंग्रेज पद्धति भी कहते हैं या षष्ठिक पद्धति भी कहा जाता है। ये इसका नाम है, षष्ठिक पद्धति या अंग्रेजी पद्धति। अंग्रेज लोगों ने इसका आविष्कार किया, अंग्रेजों ने इसको दिया था, इसलिए इसको अंग्रेज पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या किया गया, इसमें आपने एंगल पढ़े होंगे। अगर इस तरह से आपने चांदा देखा होगा तो चांदे में इस तरह से कितने एंगल होते हैं, यानी यहाँ 0 से स्टार्ट होता है और 180 पर ख़त्म हो जाता है। बीच में होता है 90 का कोण। ये जो एंगल बनता है ये 90 का बनता है। एक समकोण होता है, एक समकोण बराबर कितना होता है, 90 अंश होता है। तो इस 90 अंश को अगर हम 90 भागों में बांट दें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो षष्ठिक पद्धति है इसमें हम एंगल को किस रूप में मापते हैं, तो इसमें हम नापते हैं डिग्री के रूप में। इसमें किस में नापते हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड। डिग्री, मिनट और सेकंड के रूप में इस पद्धति में एंगल को मापा जाता है। अब डिग्री क्या है, मिनट क्या है और सेकंड क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इस पद्धति में एंगल को किस में मापेंगे, डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। सबसे पहले बात करें कि डिग्री क्या है, तो जैसा मैंने आपको भी बताया कि हमारे पास मान लो चांदा है, प्रोटेक्टर है और इसके 1 से लेके 0 से लेके 180 तक का एंगल इसमें होता है। 90 एंगल यहाँ पर होगा और यह जो 90 एंगल है, अगर मैं इस 90 एंगल के 90 अंश के कोण के बराबर बराबर 90 भाग कर दूं तो मुझे कितने भाग मिलेंगे, 90। तो जो प्रत्येक जो कोण बनेगा, प्रत्येक जो एंगल बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, प्रत्येक एंगल 1 अंश का बनेगा। यानी 90 के कोण के मैंने 90 भाग कर दिए तो प्रत्येक जो एंगल बनेगा वो 1 अंश यानी 1 अंश का बनेगा। तो जो प्रत्येक 1 अंश है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है, इसमें प्रत्येक जो भाग है एक, इसको क्या नाम दिया गया, इसको दिया गया अंश या डिग्री। यानी किसी 90 के जो 90 का कोण था उसके 90 भाग कर दिए गए और जो प्रत्येक भाग बना 1 1 1 1 का, उसको क्या नाम दिया गया, उसको दिया गया 1 डिग्री। अब कैसे इसको ज्ञात करते हैं, सबसे पहले आपको जो पता ही है कि जो एक समकोण है वो कितना होता है, एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री के। जो साइन है ऊपर जो 0 सा बना होता है, ओ की तरह बना होता है, इसको बोलते हैं डिग्री। एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। तो क्या किया गया, मापने के लिए जो 90 का कोण बनना था, 90 का जो एंगल बनना था, उसको बराबर बराबर 90 भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग को क्या नाम दिया गया, प्रत्येक भाग को नाम दिया गया 1 डिग्री। यानी 90 का जो कोण बनना था उसको 90 भागों में बांटा गया, 90 इक्वल पार्ट्स कर लिए गए, बराबर बराबर 90 भाग उसमें से काट लिए गए, तो प्रत्येक भाग को 1 डिग्री कहा गया। तो एक समकोण बराबर होता है 90 अंश। अब जो 1 डिग्री था, मान लो हमें डिग्री से भी छोटी इकाई चाहिए, इससे भी छोटा ही माप चाहिए, जैसे मीटर होता है, मीटर से छोटी माप क्या होती है, सेंटीमीटर होती है। इसी तरह से अगर मुझे डिग्री से भी छोटी माप चाहिए तो फिर जो 1 अंश बना था, 1 डिग्री बना था, उस 1 डिग्री को क्या किया गया, 1 डिग्री को फिर 60 भागों में बांटा गया। यानी 1 डिग्री को काट के कितने भाग कर लिए गए, छोटे 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 60 भाग कर लिए गए और उस 60 भाग को क्या कहा गया, उसे कहा गया मिनट। तो इसका मतलब क्या है कि 1 डिग्री में कितने होती हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं और ये इसका साइन होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के, और इसका ये होगा साइन। इसी तरह से हमें और छोटी अगर माप चाहिए होती, मान लो हमें और इससे छोटी माप चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने फिर इसको चेंज किया, फिर हमने 1 मिनट को चेंज किया। तो 1 मिनट को में कितना होगा, 1 मिनट में बना 60 सेकंड, 1 मिनट में फिर इसको चेंज किया तो कितना हो गया, 60 सेकंड। तो क्या किया गया, सबसे पहले 90 भाग थे, सबसे पहले एक समकोण था, उसको 90 भागों में बांटा गया, प्रत्येक भाग को 1 अंश कहा गया। यानी जब 90 अंश का जो कोण था उसको 90 अंश का जो एंगल बन रहा था, जो एक समकोण था, उसको बराबर बराबर 90 भागों में बांटा गया, प्रत्येक भाग को 1 अंश कहा गया। और जब फिर जो 1 अंश हमें मिल गया, फिर 1 अंश को फिर
छोटे छोटे भाग किए गए 60 भाग, उसको 1 मिनट कहा गया। 1 अंश बराबर होते हैं 60 मिनट। और उसके बाद फिर क्या किया गया, उसके बाद फिर और उसके जो हमारे पास 60 मिनट आई, 1 डिग्री आया उसको मिनट में, फिर और छोटे भाग किया गया, फिर हमने 1 मिनट को चेंज किया तो उसको 60 सेकंड में मापा गया, 60 सेकंडों में बांटा गया, 60 सेकंड बराबर भागों में काट दिया। तो इस प्रकार ये थी हमारी षष्टिक पद्धति, या इसमें एंगल को किसमें मापा जाता है, डिग्री में, मिनट में या सेकंड में। तो ये डिग्री, मिनट और सेकंड पद्धति है। इसका कैसे उपयोग करते हैं, जैसे कि मान लो मुझे कोई एक एंगल दे रखा है π/3 और मुझे को इसको चेंज करना है डिग्री में, तो मैं कैसे डिग्री में चेंज करता था, आपने इसको पता होगा, आप जानते होंगे। डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, आप इसको क्या लिख देते थे कि पाई की वैल्यू लगा देते थे 180 और 3 इसको भाग देते तो 60, इसका कितना आता था 60 डिग्री, इसका आंसर आ जाता था। तो ये कैसे आता था, इसको हम क्या करते हैं, π/3 तुम्हारे पास था ही, तो हमने इसमें क्या किया है कि 180 का तो भाग ऊपर दिया है और पाई का भाग नीचे, तो पाई से तो पाई कट गया और 3 से कट गया ये 60 टाइम, तो इसलिए इसका आ गया 60 डिग्री। इस प्रकार हम इस तरह से एंगलों को चेंज करते थे। अभी मैं आपको संबंध बताऊंगा इनमें जब इसको समझाऊंगा। इसके बाद इसका सेकंड आया, ये तो पहला हो गया, षष्टिक पद्धति हो गई। इसके बाद दूसरी पद्धति आई। दूसरी पद्धति का क्या नाम था, उस पद्धति का नाम था शतांश पद्धति, शतांशक पद्धति, या दूसरा नाम इसका है फ्रेंच पद्धति। इसका जो विकास किया वो फ्रेंच लोगों ने किया, इसलिए इसको फ्रेंच पद्धति या शतांश पद्धति कहा गया। इसको ग्रेड पद्धति भी कहा गया, इसे बोला जाता है ग्रेड पद्धति। जैसे इसमें तो एंगल को किसमें नापते हैं, षष्टिक पद्धति में तो इसमें तो नापते थे डिग्री में, इसमें किसमें नापते हैं, एंगल को डिग्री में। इसी प्रकार शतांश पद्धति में एंगल को किसमें मापा जाता है, शतांश पद्धति में एंगल को मापा जाता है ग्रेड में, इसमें हम ग्रेड में मापा जाता है। तो अंग्रेजों ने तो क्या बताया कि 90 का एक एंगल है, उसको 90 भागों में बांट लीजिए। 90 भागों में बांटने के बाद उसको फिर और छोटा एंगल चाहिए तो फिर उसको 60 भागों में बांट लीजिए और फिर 60 भागों में बांट लीजिए। लेकिन फिर फ्रेंच लोगों ने क्या बताया कि जो 90 का है, जो 90 को हम सॉल्व करते हैं तो 90 को सॉल्व करने में हमें कठिनाई होती है, इसको सॉल्व करने में हमें परेशानी आती है। इसलिए हम क्या करें, इसको ऐसा ना करके, हम इसके 90 भाग ना करके अब इसके 100 भाग कर लें, यानी इसके 100 भागों में बांट दें। ये 1 से लेके 0 से लेके 180 का हो गया। अब मान लो यहाँ से हमने क्या किया, जो 90 का एंगल था उसको हमने 90 भागों में नहीं बांटा, अब हमने उसमें कितने भागों में बांटा, उसको बांटा 100 भागों में। तो इसमें किस में प्रयोग करना है, इसमें ग्रेड में एंगल को नापा जाता है, उसमें डिग्री मापा जाता था। तो फ्रेंच लोगों ने क्या किया, हमने उसमें एक समकोण को किसमें बांटा था, एक समकोण बराबर कितना था 90 अंश के बराबर था, यानी 90 भागों में बांटा गया। अब इसमें उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक समकोण को कितने भागों में बांटा, उसको 100 भागों में बांटा, उसको 100 भागों में, उससे 0 से रिप्रेजेंट करते थे, इससे रिप्रेजेंट करते हैं जी से। अगर जी लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है 100 ग्रेड, इसे लिखते हैं 100 की ऊपर जैसे डिग्री लगाते हैं ऐसे यहाँ पर जी लगाएंगे, तो एक समकोण बराबर 100 ग्रेड। उन्होंने 90 को 100 बराबर भागों में बांट दिया जिससे कि गुणा करने में आसानी हो। अब जब इसके 100 भाग बांट लिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक ग्रेड है, जो एक समकोण है वो कितने के बराबर हो गया, 100 ग्रेड के बराबर, एक समकोण बराबर 100 ग्रेड। और फिर जब इसको और चेंज किया गया तो एक ग्रेड किसके बराबर हो जाएगा, जैसे उसको चेंज किया गया 1 डिग्री को 60 में, ऐसे एक ग्रेड को क्या चेंज किया गया, इसको माना गया 60 मिनट में, यानी इसको 60 ना मान के इन्होंने फिर इसको 100 में माना, 100 फ्रेंच मिनट में, यानी इसको भी इन्होंने 100 मिनट में माना। और जब मिनट हमारे पास आ गई, उन्होंने क्या माना कि एक ग्रेड बराबर कितने के बराबर होगा, एक ग्रेड बराबर होगा 100 मिनट के बराबर। और उसके बाद फिर क्या किया उन्होंने, एक जो फ्रेंच मिनट है यानी जो 1 मिनट आई उसको किस में चेंज किया, उसको चेंज कर दिया फिर 100 सेकंड में, यानी 100 सेकंड में उसको चेंज किया।
तो ये ग्रेड पद्धति थी। उन्होंने जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने एक समकोण को 100 भागों में बांटा, फिर एक ग्रेड को 100 मिनट में, और फिर 1 मिनट को 100 सेकंड में। उन्होंने 60 नहीं माना, उन्होंने सबको 100 माना। 1 मिनट में भी 100 सेकंड माना और एक ग्रेड में भी 100 मिनट माना। तो इस प्रकार उन्होंने इसको चेंज किया, और चेंज करने के बाद इसके आधार पर उन्होंने इसका रूप दिया, इसको इस तरह से मापा। तो ये थी इसकी सेकंड पद्धति, यानी 100 ग्रेड, एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, एक ग्रेड बराबर 100 मिनट और 1 मिनट बराबर 100 सेकंड। अब इसके बाद तीसरी पद्धति क्या थी? तीसरी पद्धति से पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें संबंध क्या था इन दोनों में, यानी षष्टिक पद्धति डिग्री में और ग्रेड में क्या संबंध होता है। जैसा कि हम ऊपर से देखें तो एक समकोण किसके बराबर है? 90 के बराबर है, यानी एक समकोण किसके बराबर है? एक समकोण बराबर है 90 डिग्री के बराबर। इसके साथ ही साथ एक समकोण किसके बराबर है? एक समकोण 100 ग्रेड के बराबर भी है। एक समकोण किसके बराबर भी है? 100 ग्रेड के बराबर भी है और 90 डिग्री के बराबर भी है। अगर मुझे यहाँ से 1 डिग्री का मान निकालना हो तो मैं 1 डिग्री का मान कैसे निकालूंगा? तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 जो डिग्री है वो किसके बराबर है, यानी 90 डिग्री है वो किसके बराबर है? 90 डिग्री वो 100 ग्रेड के बराबर है। अगर मुझे एक अंश का मान निकालना है तो एक अंश का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मैं इधर ले जाऊं या 90 का डिवाइड इधर कर दूं? 90 का डिवाइड इधर, तो 100/90 ये डिग्री आ जाएगी और ये ग्रेड आ जाएगा। तो इस प्रकार जब मैं 1 डिग्री को ग्रेड में चेंज करूँगा, 100 से ये 0 से 0 कट जाएगा, तो एक अंश कितना आ गया? 10/9 ग्रेड, यानी 10/9 ग्रेड। एक अंश का मान कितना होगा? 10/9 ग्रेड के बराबर होगा। अब मान लो मुझे एंगल 1 ना दे के 10 दे रखा है, 20 दे रखा है, मान लो वो जनरली मुझे x डिग्री दे रखा है और मुझे उसको ग्रेड में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ लिखूँगा 10, यहाँ लिखूँगा 9 और इसके ऊपर कितना लगा दूँगा? x अंश इंटू और यहाँ आ जाएगा ग्रेड। तो इस तरह से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इस तरह से इसको बदल सकता हूँ, या मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ 10/9 इंटू में x डिग्री की पावर ग्रेड। इस तरह से मैं किसी भी डिग्री को ग्रेड में चेंज कर सकता हूँ, किसी भी डिग्री को ग्रेड में बदल सकता हूँ। तो ये संबंध था अंश को ग्रेड में चेंज करने का। मान लो मुझे 50 अंश दे रखा है, अगर मैं एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करूँ कि मान लो मुझे एक एंगल दे रखा है, 30 अंश का एंगल दे रखा है और मुझे ग्रेड में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा? जैसे x अंश बराबर कितने के बराबर है? इतने के बराबर, तो ग्रेड में चेंज करने के लिए सीधे सीधे 10/9, एंगल यहाँ पे आ जाएगा 30 और ऊपर लग जाएगा ग्रेड। अब यहाँ से 30 दिया कितने हो जाएंगे? 300/9 और यहाँ से ये जी ग्रेड आ जाएगा, 3 से कट जाएगा ये 100 बार और 3 से कट जाएगा ये 3 बार, ये हो जाएगा ग्रेड। तो 100/3 ग्रेड होंगे x डिग्री में, यानी 30 डिग्री बराबर किसके बराबर होगा? 30 डिग्री बराबर 100/3 ग्रेड के बराबर होगा। इस तरह से हम डिग्री को ग्रेड में चेंज कर सकते हैं। ये तो हुआ ग्रेड का, डिग्री को ग्रेड में चेंज करना। और यदि हमें ग्रेड को चेंज करना है डिग्री में, तो जैसे कि हमें पता है यहाँ से हमने यहाँ ये क्या लिया, हमने यहाँ से पढ़ा, यहाँ से हमने पढ़ा है कि एक यानी 90 अंश बराबर कितना था? 100 ग्रेड के बराबर है। और हमें ग्रेड में चेंज करना है, तो मान लो 100 का भाग मैंने इधर दे दिया, 100 का भाग इधर दे दिया, तो यहाँ से 1 ग्रेड कितना आ जाएगा? 9/100 या 90/100 डिग्री, ये कट जाएगा। तो इसका मतलब 1 डिग्री किसके बराबर, 1 ग्रेड किसके बराबर आ जाएगा? 9/100, 9/10 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अगर मुझे ग्रेड को डिग्री में चेंज करना है तो मुझे 9/10 करना पड़ेगा। अगर मुझे मान लो जनरली बात करें, अगर मुझे x ग्रेड दे रखा है उसको चेंज करना है, तो 9/10 इंटू x ग्रेड वो हो जाएगा चेंज डिग्री में। इस प्रकार मैं उसको डिग्री में चेंज कर सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर मुझे दे रखा हो, अगर मुझे ये दे दिया एग्जाम्पल के तौर पर कि 30 ग्रेड को चेंज करना है डिग्री में, 30 ग्रेड को डिग्री में चेंज करना है, अंश में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा? तो यहाँ से यूज़ करूँगा, तो वो कितना हो जाएगा? 9/10 आएगा
और इसको चेंज करना आ जाएगा 30 ग्रेड और ऊपर लग जाएगा अंश। 30 10 से कट जाएगा 3 बार तो जाएगा 9 3 27 अंश, यानी 30 ग्रेड किसके बराबर हो जाएगा, 30 ग्रेड बराबर हो जाएगा 27 डिग्री, यानी 30 ग्रेड बराबर हम लिख सकते हैं 27 अंश। तो इस प्रकार से मैं डिग्री में चेंज कर सकता हूँ, इस प्रकार अंश को डिग्री में और डिग्री को अंश में चेंज कर सकता हूँ, ये इसमें रिलेशन होता है। अब इसके बाद एक तीसरी पद्धति थी। तीसरी पद्धति क्या थी, क्योंकि दोनों पद्धतियाँ प्रचलित नहीं हैं, इनका उपयोग नहीं किया गया, ना ही हमने इसका उपयोग कभी किया। तीसरी पद्धति क्या है वो कि वो काफ़ी यूज़फुल है, उसका ही प्रयोग हम करते हैं। तो तीसरी पद्धति थी वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति, तो इसमें क्या किया गया, इस पद्धति को में एंगल किस में मापा गया, इसमें एंगल को मापा गया रेडियन में। पहली पद्धति में किस में मापा गया, डिग्री में। दूसरी पद्धति में एंगल को मापा गया, पहली में तो डिग्री में, दूसरी में किस में मापा गया, दूसरी में मापा गया ग्रेड में, और तीसरी में मापा गया एंगल को रेडियन में। तो रेडियन में कैसे मापा गया, तो अब इसमें क्या किया गया, इसमें एक सर्किल के रूप में एंगल को मापा गया। अब वृत्तीय पद्धति में रेडियन में मापने के लिए, अब एक रेडियन कितना होता है इसके बारे में जाने कि रेडियन क्या था। तो सबसे पहले एक रेडियन के बारे में जाने कि एक रेडियन क्या है और रेडियन को किससे डिनोट करते हैं। जैसे 1 के ऊपर अगर मैं C लिख दूं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोला जाता है रेडियन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रेडियन को, यानी एक रेडियन बराबर क्या लिख सकेंगे इसको, 1 के ऊपर C। जैसे डिग्री का साइन ऐसा था, अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो क्या बन जाएगा, ऐसा मिलेगा मुझे। तो वही डिग्री का साइन है, वो किसका साइन है, रेडियन का। तो इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था अंश, उसको रिप्रेजेंट करते थे ऐसे, फिर ग्रेड पढ़ा उसको ऐसे, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। तो ये इनके सिंबल हैं। तो एक रेडियन कितना होता है, अब एक रेडियन क्या मतलब है, कैसे इसको डिनोट करते हैं। तो देखिए, मान लो इसमें क्या है, एक सर्कुलर वृत्तीय पद्धति है, एक सर्कुलर के रूप में, सर्किल के रूप में यूज़ किया गया। मान लो ये कोई सर्किल है, यहाँ से इसका ये केंद्र है, सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, ये भी रेडियस होगी, और इसके द्वारा रेडियस द्वारा जो काटा गया भाग, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाता है। जिसे अगर मान लो रेडियस R है, ये भी R है, और इसके द्वारा एक चाप काटा गया, इसे अगर मान लो, इसे क्या बोलेंगे, चाप कहेंगे। इन रेडियस द्वारा एक चाप काटा गया, तो R रेडियस थी, R ये वाली रेडियस तो R होगी ही। अगर इन दोनों रेडियस द्वारा जो चाप काटा गया है वो भी R के बराबर हो, तो हम R तो त्रिज्या है और R ही क्या है, चाप की लंबाई है। तो इस रेशियो को क्या कहते हैं, अगर हम R/R लिख दें, यानी चाप की लंबाई चाप बटे त्रिज्या लिख दें, तो चाप कितना है, मान लो इसका रेशियो निकालें, चाप लिखें और त्रिज्या लिखें, तो चाप का मान मान लो R के बराबर है, त्रिज्या का मान भी R के बराबर है, तो कट के कितना आ जाएगा, ये 1 आएगा। तो इस वन को क्या कहा गया, उन्होंने इस वन को 1 ना कह के इस वन को उन्होंने कहा क्या, इस वन को उन्होंने कहा 1 रेडियन। उन्होंने इस माप को 1 रेडियन नाम दिया। जैसे अगर मान लो कोई वृत्त है, उसमें R त्रिज्या है, और त्रिज्या की लंबाई जितनी है उतनी ही चाप की लंबाई हो। मान लो त्रिज्या की लंबाई 5 है, तो यहाँ चाप की लंबाई 5 होनी चाहिए। त्रिज्या की लंबाई 6 है, तो यहाँ पे चाप की लंबाई भी 6 होनी चाहिए। त्रिज्या की लंबाई 10 है, तो ये भी 10 होना चाहिए। त्रिज्या की माप और चाप की माप बराबर हो, तो उनके रेशियो को, उनके अनुपात को क्या कहा गया, उनके अनुपात को कहा गया 1 रेडियन। अगर मान लो सेम है, ये भी R है, ये भी R है, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो उन्होंने इसको 1 नाम ना दे के, 1 ना कह के उनको बोला उसने कि ये 1 रेडियन के बराबर है। तो क्या डेफिनेशन दी उन्होंने 1 रेडियन की, 1 रेडियन डेफिनेशन उन्होंने क्या दी, उन्होंने कहा कि वृत्त के केंद्र पर, उन्होंने क्या कहा कि वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या द्वारा काटा गया चाप
जिसकी माप त्रिज्या के बराबर हो, जिसकी माप त्रिज्या के बराबर हो, तो उसके अनुपात को 1 रेडियन कहते हैं। तो उसके अनुपात को क्या नाम दिया गया है? उसके अनुपात को 1 रेडियन कहा गया। यानी वृत्त के जो वृत्त का केंद्र है उससे त्रिज्या थी, त्रिज्या के बराबर माप की अगर एक त्रिज्या का जितना माप है उतनी माप की अगर एक चाप काटा जाए तो उसको बोलते हैं 1 रेडियन। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 1 रेडियन को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? किसी इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर इकाई लंबाई के माप द्वारा अंतरित कोण को 1 रेडियन कहा जाता है। यानी r त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर r लंबाई के चाप द्वारा अंतरित कोण 1 रेडियन कहलाता है। यानी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या द्वारा काटा गया चाप उसकी त्रिज्या की माप के ही बराबर होता है, तो उसको 1 रेडियन कहते हैं। इसकी ये डेफिनेशन है, इसको इस तरह से हम आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसमें क्या संबंध था, कैसे इसका प्रयोग किया गया वो देखिए। तो सबसे पहले तो जब ये किसके बराबर था? कोण के बराबर था। यानी कोण की अगर मान लो ये कोण थीटा है तो थीटा बराबर कितना आ जाता है? थीटा बराबर क्या होगा? चाप बटे त्रिज्या। अगर चाप बटे त्रिज्या लिखें तो जो अगर चाप और त्रिज्या दोनों समान हो जाएंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? थीटा का मान हो जाएगा 1, और इस 1 को क्या कहा गया? इस 1 को कहा गया 1 रेडियन। इस प्रकार इसको चेंज किया गया, इस प्रकार 1 रेडियन इसको माना गया। अब बात करते हैं किस प्रकार चेंज करते हैं। तो अगर हमें डिग्री को चेंज करना है रेडियन में या रेडियन को चेंज करना है डिग्री में तो कैसे करेंगे? जैसे कि मान लो हमें 30 अंश दे रखा है और इसको हमें चेंज करना है, किस में चेंज करना है? हमसे कहा गया कि इसको डिग्री में रेडियन में चेंज कीजिए। तो रेडियन बदलने के लिए जब इसको रेडियन में बदलेंगे तो रेडियन बदलने के लिए क्या करेंगे? हमें याद रखना है कि 30 तो लिखेंगे, इसमें पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। अगर किसी डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो उसमें पाई बटे 180 से गुणा कर दिया जाता है। तो ये कट जाएंगे 30 से 6 बार, तो पाई बटे 6 ये किस में चेंज हो जाएगा? ये आ जाएगा रेडियन में। और अगर रेडियन में दे रखा है तो रेडियन को किस में चेंज करेंगे? अगर मान लो पाई बटे 12 रेडियन दे रखा है हमें, अब इसको चेंज करना है, रेडियन दे रखा है, अगर सी लगाओ तब भी रेडियन है, न लगाओ तब भी रेडियन को ही रिप्रेजेंट करता है। और इसे डिग्री में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 12 पाई अपॉन 12 लिखेंगे। अब 180 गुणा करेंगे ऊपर और पाई का गुणा करेंगे नीचे। पाई से पाई कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 2 बार, 6 से 3 बार, तो कितना आ जाएगा? 6 से कट गया 2 बार, 6 से कट गया 3 बार, तो 3 बटे 2, तो 3/2 या 1.5 डिग्री इसका आंसर निकलेगा। 1.5 डिग्री इसका आंसर होगा। डिग्री में चेंज करने के लिए तो हम क्या करते हैं? अगर डिग्री में चेंज करना है, डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में बदलने के लिए जो रेडियन दे रखा है, यानी मान लो x रेडियन है, उसमें 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। और यदि रेडियन में चेंज करना है, और यदि रेडियन में बदलना है तो रेडियन बदलने के लिए मान लो x डिग्री दे रखा है, उसको रेडियन में चेंज करना है तो पाई बटे 180 से उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए। ये अगर मान लो डिग्री में चेंज करना है तो 180 बटे पाई, और अगर रेडियन में बदलना है तो जो अंश दे रखा है अंश में पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, वो रेडियन में बदल जाएगा। ये सिंपल सी बातें हैं। अब मैं आपको इन तीनों में संबंध बताता हूँ कि रेडियन और ग्रेड और इसमें क्या संबंध होता है। तो उसमें तो आपको पता ही है उसमें क्या करना था। मान लो डिग्री में चेंज करना है, डिग्री को इसमें चेंज किया गया, 90 भागों में बांटा गया। ग्रेड को कितने भागों में बांटा गया? ग्रेड को बांटा गया 100 भागों में। और रेडियन को किसने बांटा गया? यानी 100 पूरे 360 में बांटा गया। इसको पूरे एक गोल चक्कर के रूप में 360 के रूप में बांटा गया और अपॉन पाई के रूप में। ये इसमें संबंध है, इसको हम किसी रूप में
लेके दोनों को आपस में चेंज कर सकते हैं। मान लो इसको डिग्री और ग्रेड में चेंज करना है तो इन दोनों को ले लो, इनको चेंज करना है तो इन दोनों को आपस में लेकर हम चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक आधा एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाए। जैसे मान लो मुझे ये दे रखा है 50 अंश और 20 मिनट, ये हमें दे रखा है और को रेडियन में बदलना है, इसको रेडियन में बदलना है कि रेडियन में चेंज कीजिए। तो रेडियन बदलने के लिए आपको एक और बात बता दूं मैं कि जो आपने ये निकाला था 1 रेडियन बराबर, जिसकी माप थीटा बराबर क्या थी, थीटा बराबर S/R, यानी थीटा बराबर S/R। S क्या है, इसकी जो चाप की लंबाई थी S और ये R, तो या S बराबर R थीटा। इसमें जो एंगल निकलेगा वो एंगल हमेशा रेडियन में निकलता है, ये हमेशा रेडियन में ही आएगा। इसलिए जब भी हमें रेडियन में चेंज करना है तो यही आंसर सीधे हो ही जाएगा। लेकिन डिग्री में निकालने के लिए इसको और चेंज करना पड़ेगा, हमेशा इसका मान रेडियन में ही हमें मिलता है। ये नोट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अब मान लो 50 अंश 20 मिनट को चेंज करना है रेडियन में, तो कैसे बदलेंगे। तो रेडियन बदलने के लिए क्या करते हैं, रेडियन बदलने के लिए जो अंश दे रखा है उसमें π/180 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 50 अंश तो पूरे हैं तो इसमें गुणा कर देंगे π/180 से, और साथ में कितना है 20, साथ में कितना है 20 मिनट है। तो 20 मिनट को पहले क्या करना पड़ेगा, प्लस 20 को चेंज कर लो, ये जब डिग्री में है तो ये भी हमें डिग्री में ही चेंज करना पड़ेगा। तो इसको डिग्री में चेंज कैसे करेंगे, तो पहले गुणा ना करें, पहले इसको चेंज कर लें। जैसे मुझे 50 डिग्री 20 मिनट दे रखा है तो इसको पहले क्या करें, इसको पहले दोनों को सेम यूनिट बनाना पड़ेगा, या तो डिग्री में चेंज करें, तो डिग्री में चेंज करेंगे तो 50 तो डिग्री है ही, इसको चेंज करेंगे मिनट को, तो क्या करना पड़ेगा इसमें 60 का भाग। मिनट को जब चेंज करेंगे डिग्री में तो 60 का भाग लगाना पड़ेगा। 20 तिया 60 तो कितने हो जाएंगे, 50 तिया 150 और 1 यानी 151/3 डिग्री बन जाएगा ये। तो जब भी मुझे मिनट में दे रखा होगा तो 1 मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट को चेंज करने के लिए उसमें 1/60 को भाग दे देंगे तो ये अंश में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे 1 डिग्री दे रखा है उसको चेंज करना है तो उसमें भाग दे देंगे, उसमें गुणा कर देंगे। तो जैसे मुझे 50 अंश 20 मिनट दे रखा है तो 50 अंश तो था ही, इसको चेंज कर लिया मिनट को डिग्री में तो 20/60 आ गया। अब इसके बाद 151 डिग्री अपॉन 3 आ गया। अब इसको चेंज करें तो इसको चेंज करने के लिए 151/3, इसमें क्या करते हैं अंश को चेंज करने के लिए डिग्री में π/180 से गुणा कर देते हैं। तो जब π/180 से इसमें गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से गुणा करने के बाद 151 पाई अपॉन में 18 थी 54 रेडियन, तो ये किस में आ जाएगा, हमारा रेडियन में आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको चेंज करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हमें दे रखा है 12 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, 12 रेडियन दे रखे हैं और इसको डिग्री में चेंज करना है कि डिग्री में इसका मान कितना होगा। तो डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, तो 12 रेडियन में को पहले चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो 12 रेडियन दे रखा है, इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा रेडियन को चेंज करने के लिए। तो जब रेडियन को चेंज करना होता है तो हम चेंज करते हैं 180/π करके। तो 180/π का इसमें गुणा कर दें तो 180/π, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 12 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 0, 12 × 96, 12 × 12, 12 और 9 21। तो इस तरह से हमें 2160 तो ये मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद पाई, अब हम नीचे पाई नहीं छोड़ सकते, हमेशा याद रखना है, हम ऐसे पाई में इसको आंसर को नहीं छोड़ सकते। तो क्या करना पड़ेगा, पाई की वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो 2160 पाई की वैल्यू होती है 22/7। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 2160 7 ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार मुझे कितना मिलेगा, यहाँ से इसका गुणा करूँगा 7 का 0 में 0, 7 × 42, 7 × 7 = 4 11, 7 दूनी 14, 14 और 1 15। जब मैं इसमें गुणा करूँगा तो कितना मिलेगा, 7 का गुणा करेंगे 0, 7 × 42
और 7 एकम 7 और 4 11, 7 दूनी 14, 14 और 4 14 और 1 15 बटे में 22। अब 2 से काट दो इसको, तो 2 से कट जाएगा कितनी बार, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12 और 0, और यहाँ आ जाएगा 11। इस प्रकार ये चेंज हो गया, किसमें, डिग्री में चल रहा है अभी। अब इसको चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, अभी इसमें डिवाइड जा सकता है, जब मैं इसका डिवाइड दूंगा इसमें तो कितनी बार डिवाइड जाएगा, जब इसका डिवाइड दिया जाएगा इसमें तो डिवाइड कितनी बार जाएगा। जैसे मान लो मुझे इसमें डिवाइड देना है, इसका 11 का डिवाइड देना है 7 5 6 0 में, तो पहली बार 11 7 या 77 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा, फिर कितने बचेंगे, 9 बच जाएंगे, इसमें फिर डिवाइड देंगे, तो कुल मिला के इसका डिवाइड कितनी बार जाएगा, 11 छक्के 66 आ जाएंगे, 9 और 6 15, फिर 6 96 हो जाएंगे, तो 11 8 88, 8 बार चला जाएगा, फिर कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, फिर कितना हो जाएगा 0, तो 11 7 77। तो इस प्रकार से कितनी बार जाएगा इसका भाग, 687 बार जाएगा। ये तो हो जाएगा अंश। अब कितने बचेंगे, अब रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 111 7 77। जो रिमाइंडर बचेगा उसे लिखेंगे होल के रूप में, लिखेंगे पहले इसको, तो होल के रूप में लिखने पर वो कितना मिलेगा हमें, 3/11 इतना बचेगा, 3 मिलेगा, तो 687 डिग्री 3/11 हमें ये मिलेगा। तो इस प्रकार फिर हम इसको चेंज करेंगे। मैं इससे अगले वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी काफ़ी। तो ये था आपका त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।